चल रहा है। तो आज हम लोगों को कौन सी क्लास पढ़नी है? इंटीग्रल, यानी कि क्लास 12 की सेकंड बुक, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम जो है डेरिवेटिव का एप्लीकेशन पढ़ाया है शायद, क्यों? यस है। और आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, इंटीग्रल कैलकुलस। तो डेरिवेटिव अगर आप जानते हैं तो डेरिवेटिव क्या होता है, आप बता सकते हो कि डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव? अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि रेट ऑफ चेंज जो होता है वही क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव के बारे में लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन पढ़ा और उसके सारे जो और फार्मूले होते हैं, जनरल चीज़ें पढ़े होते हैं। अब इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, वो आप ये कह सकते हो कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये आप समझ सकते हो इस बात को कि डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रल क्या है कि जो डेरिवेटिव है उसका इनवर्स प्रोसेस है। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव जो है वही क्या है? इंटीग्रल है। अब इंटीग्रल कैलकुलस जो है पूरा एक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि ये बस इतना बात बोल देने से ही इंटीग्रल हो जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस का कहने का मतलब है कि आप जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को मिला के कैलकुलस होता है। अब उसमें से हमने जो है डेरिवेटिव पार्ट्स पढ़ लिया है। जैसे कैलकुलस में दो पार्ट है, एक डेरिवेटिव पार्ट है और एक क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। तो हमने डेरिवेटिव पार्ट तो पढ़ लिया है, अब हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है, इनवर्स प्रोसेस है। तो अब जनरल बात की जाए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? जैसे वेलोसिटी जो होता है, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी अगर हो, फाइंड की गई हो, तो वेलोसिटी तो फाइंड कर लिया गया किसी पॉइंट पर, लेकिन अगर वेलोसिटी मालूम हो तुम्हें तो क्या तुम पॉइंट निकाल सकते हो कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाली गई है? तो ये सिचुएशन जो होती है, इस तरीके की प्रॉब्लम सिचुएशन को हम इंटीग्रेशन से हल करते हैं, ठीक है ना। ऐसी लाइफ में और बहुत सारी सिचुएशन प्रॉब्लम होगी, जिसको हम इस तरीके से इंटीग्रेशन पार्ट में हल करेंगे। अब इंटीग्रेशन को दो तरीके के इंटीग्रेशन यहाँ मिलेगा, इंटीग्रल प्रोसेस। पहला मिलेगा आपको डिफिनिट इनडिफिनिट और दूसरा मिलेगा डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो एक होगा इनडिफिनिट और दूसरा क्या होगा? डिफिनिट होगा, और दूसरा होगा डिफिनिट, ठीक है ना। तो दो तरीके का इंटीग्रल प्रोसेस है यहाँ पर, एक डिफिनिट इंटीग्रल है और इनडिफिनिट इंटीग्रल है। तो अब डेरिवेटिव में जो हम लोग, अच्छा डेरिवेटिव पढ़े हैं तो हम लोग फंक्शन के बारे में भी जानते हैं, क्यों? डेरिवेटिव पढ़े हैं तो फंक्शन पढ़े हैं। तो जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम लें कि मान लो आपके पास है y इक्वल टू 3x² प्लस 4, ये है। तो इसका डेरिवेटिव, ये एक फंक्शन है, नहीं है? ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? y डैश, या आप ये कहते हैं कि dy/dx इक्वल टू क्या होता है? 6x होगा कि नहीं होगा? और ये कहाँ चला गया? ये 0 हो गया है। तो इस तरीके की सिचुएशन, अच्छा इसमें मान लो ये 0 हुआ। अभी एक एग्जांपल अगेन मैं लूँ यहाँ पर कि y इक्वल टू 3x², ये है। इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6x। अब जरा ये बताओ कि इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में कोई डिफरेंस है क्या? है? लेकिन फंक्शन तो अलग अलग हुआ। फंक्शन क्या हुआ? अलग अलग आया कि नहीं आया? तो जो इस तरीके से, अच्छा इस इंटीग्रल प्रोसेस को हम एंटी डेरिवेटिव वर्ड यूज करते हैं। इंटीग्रल को क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव वर्ड भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? कहीं कहीं आपको मिलेगा एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको मिलेगा एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब इस बात पर हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास दो एग्जाम्पल है डेरिवेटिव का, फंक्शन का, और आपने दोनों को डेरिवेटिव किया है इसका, और दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो प्रोसेस में क्या है कि एक हमारे पास जो ये डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रल है, उसको हमें इसी के अकॉर्डिंग जो है सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है। तो
इसके कुछ टर्म्स हैं कि जैसे आपको कैसे डिनोट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो जैसे आपने डेरिवेटिव जैसे y इक्वल टू एफ एक्स रहता था, तो आप डेरिवेटिव को डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में y इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिखते थे ना, यही तो लिखते थे। अब क्या करना है, इसका इनवर्स प्रोसेस में जो सिंबल होगा, जैसे मान लो आपने निकाला कि y इक्वल टू एफ डैश एक्स, क्या निकाला, एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो ये एफ डैश एक्स का जब इनवर्स प्रोसेस करोगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन होगा। यानी कि जो आपको डेरिवेटिव निकाला, जैसे अभी आपने यहाँ निकाला है 6x, ये इसका डेरिवेटिव है, यही आपका y डैश है, ये रिजल्ट क्या है, ये तो y डैश है, जैसे y डैश आपका आ गया 6x। अब अगर इसका इंटीग्रेशन प्रोसेस करोगे तो इसको हटाओ यहाँ से, इसको क्या करोगे, अब आप यहाँ y निकालना चाह रहे हो, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 6x, ठीक है ना। यानी अब ये फंक्शन आ जाएगा y, ये y क्या है, फंक्शन है। अब ये फंक्शन कब मिला, जब आपने इस सिंबल का यूज किया, और इसी को इंटीग्रल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं, अब आप इसमें डायरेक्ट चाहे नोट कर लो या डायरेक्ट हम, अगर आप ये बुक पर आ जाओ। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये जो यहाँ कांस्टेंट की बात कर रहे थे ये, और यहाँ पर जो कुछ नहीं, तो यहाँ पर ये एक इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हमारे पास एक कांस्टेंट भी तो वेरी करेगा, यस कांस्टेंट वेरी करेगा कि नहीं करेगा, कांस्टेंट वेरी करेगा कि नहीं, क्योंकि हमें इंटीग्रल में हम इस कांस्टेंट को भी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को पेरीमीटर भी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी, या ये एक प्रकार से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हो, और या फिर इसको पैरामीटर कह सकते हो, ठीक है ना, पैरामीटर है, किसी भी इंटीग्रल पार्ट का क्या होगा, ये पैरामीटर होगा, ठीक है। अब पैरामीटर पर भी हम जिसको जनरली जो है सी से डिनोट करेंगे। तो जैसे अगर मान लो आपने किसी चीज का इंटीग्रेशन किया डिफिनेट में, ठीक है ना, तो डिफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कभी आपने कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मान लीजिए क्या है, ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट जो होगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा, क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। सी कहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या पैरामीटर ऑफ फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये होगा, तो इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो हम लोग आगे देखेंगे। तो इंडिफिनिट पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, समझ है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में क्या है कि यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी मिलेगा, जैसे आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स लिखा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स लिखा, तो यहाँ से आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी मिलेगा हमेशा, जब तक आप ये इंडिफिनिट इंटीग्रल लगाएंगे हमेशा क्या होगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और डिफिनिट इंटीग्रल में क्या हो जाता है, इस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई इंटरवल दिया रहता है, बस अंतर यही है, समझ रहे हो ना। वो थोड़ा सा अंतर के साथ साथ उसकी चीजें और भी बदलेंगी, इंटरवल आ जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर एक चीज आप इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस ये भी समझो, इंटीग्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी फंक्शन का कर्व है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, इसे आप उससे कर्व इसको बना दो, ठीक है ना। तो इस एफ एक्स कोई फंक्शन है मान लो, तो इस फंक्शन के द्वारा, इस कर्व के द्वारा कोई किसी इंटरवल आई में, जैसे I1 है, ये I2, दो इंटरवल है। अब इसके बीच में ये जो एरिया बाउंडेड है, ये क्या है, बाउंडेड। इस तरीके की सिचुएशन जो होगी, प्रॉब्लम होगी, उसको हम फाइंड करना सीखेंगे। एक्चुअल में ये है, इसीलिए इंटीग्रेशन का यूज जो है वो ग्राफ की एरिया को फाइंड करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है ना, फ्यूचर में। तो इसकी प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल पर। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल पर क्या है कि हमें यहाँ पर एक सी के बारे में, हमेशा हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक सी अपने आप कांस्टेंट आ जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। और सी की वैल्यू क्या होगी, वो किसी किसी प्रॉब्लम में गिवन होगी, और या कहीं कहीं हमें आगे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन
हम सी पर डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है ना। खास करके डेफिनेट इंटीग्रल में तो पूरा वही सी पर ही है, लेकिन यहाँ पर जो है हम जो भी इंटीग्रेशन करेंगे वो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। Yes. तो इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कहीं ये सिंबल आपको मिला तो इसका मतलब हुआ कि हमें इंटीग्रल फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या करना है, अच्छा यहाँ डी एक्स भी देता है, तो ये क्या करना है, इस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का क्या मतलब है, Capital F. इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या मतलब है, इंटीग्रल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। इस सिंबल का मतलब है, पूरा सिंबल जो लिखा हुआ है यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, रीड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ Integration of एफ एक्स dx. डी एक्स, और जिसका मतलब है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, इसका ये मतलब है। और आगे है कि या इंटीग्रेंड, अच्छा आपको कहीं कोई एक वर्ड मिल जाए इंटीग्रांड, इंटीग्रांड का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रांड मतलब है कि हमें इसका इंटीग्रल ज्ञात करना है, हमें इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये इसकी टर्म्स हैं, आप इसके टर्म्स को भी समझिए कि हाँ इसका टर्म्स क्या होता है, ठीक है। और इंटीग्रेट या इंटीग्रेट ही बोलते हैं, इंटीग्रेट का मतलब हुआ कि हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। और भी तो अब डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं कुछ जो हमने डेरिवेटिव में आपको बहुत सारे फार्मूले बताए हैं, उनको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ याद करेंगे। उन सभी फार्मूले को क्या करेंगे, डायरेक्टली याद करेंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में जान लो कि आपको हमेशा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा, हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। तो हम अब जनरल बात पे आ जाते हैं कि जैसे हमें अब आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो कुछ डेरिवेटिव्स दिए गए हैं, जैसे इधर कुछ डेरिवेटिव्स हैं और इधर उसके इंटीग्रल है, ठीक है ना। इसके इधर क्या है, इंटीग्रल्स है। इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव। तो जैसे आपने पहला फार्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव में, क्या पढ़ा था, डी बाई डी एक्स टू पावर एन इक्वल टू क्या पढ़े थे, इसका क्या फार्मूला होता है, nx की पावर n माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो अगर हमें इसका क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। तो दैट इज मींस इस एक्सएन का हमें क्या निकालना है, हमें इसी एक्सएन का एंटी डेरिवेटिव करना है, मतलब कि डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, ये निकालना है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, है? तो इसको आप सोचिए कि डायरेक्ट एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, एक्स की पावर क्या होगा, एन माइनस वन होगा अपॉन एन माइनस वन, ये आएगा, सॉरी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये आएगा। और ध्यान दो, मैंने आपको कहा था ये डेफिनेट है कि यहाँ सी क्या होगा, आपको बिलोंग करेगा। अच्छा एक चीज क्या, यहाँ कॉमा एन की वैल्यू क्या है, एन नॉट इक्वल टू वन होगा, माइनस वन, एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। क्यों, क्योंकि यहाँ ये इक्वल टू कर माइनस में ये जीरो हो जाएगा, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं ना, एक्स की वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो इसलिए ये फार्मूला कब यूज करोगे, जब ये नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये यहाँ पर, ठीक है ना, ये ध्यान दो। तो ये रिजल्ट है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो ये आएगा, ठीक। आप दूसरा फार्मूला जो पढ़े थे वो क्या था, पार्टिकुलर केस में डी एक्स की बात, डी बाई डी एक्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो अगर अब आप सोचो कि इसका उल्टा किया जाए, इसका क्या किया जाए, उल्टा कुछ किया जाए तो क्या आएगा, यानी कि वन का डेरिवेटिव करें ना हम, क्या करें, वन तो लिखा नहीं जाएगा, तो वन ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स आएगा। क्यों, आप इन्वर्स प्रोसेस कर रहे हो ना, जैसे एक्स से वन गए थे तो वन से क्या आओगे, एक्स आओगे, लेकिन प्लस में क्या आएगा, सी कांस्टेंट, सी यहाँ क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना। ये सभी में ध्यान दो, सी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपके बहुत सारे फार्मूले हैं डेरिवेटिव में, जितना आपने पढ़ा था, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, क्या पढ़े थे, कॉस एक्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे,
तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा cos x का? cos x का sin sin x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हैं? yes अच्छा यहाँ dx भी रहेगा, ध्यान दो। हम जैसे डेरिवेटिव को dy dx लिखते थे, Yes. तो इसका उल्टा क्या होगा? dx होगा। dx होगा। इसका उल्टा क्या होगा? dx dx होगा। ठीक है, तो कहीं भी इंटीग्रेशन रहेगा तो उसके साथ dx जरूर लगा रहेगा। सिंबल ही वो, उसका मतलब ही वही है, fx dx उसका मतलब ही है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले हैं। आप अगर देखें तो जैसे cos x का क्या है, minus sin x ध्यान दो कि dy dx अगर cos x आपने लिखा था तो क्या हुआ था? minus sin x माइनस साइन एक्स। अच्छा, इस माइनस को मैं हटा के यहाँ माइनस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर Yes, सकता? sir. तो सीधा सीधा यहाँ इंटीग्रेशन बदल दूँ, साइन एक्स डी एक्स dx तो इक्वल टू साइन एक्स का क्या आ गया? माइनस कॉस एक्स minus cos x प्लस सी। आएगा नहीं आएगा? yes हाँ? yes sir तो आपको क्या करना है, ये सारे फार्मूले याद करने हैं। सारे फार्मूले क्या करने हैं? याद करने हैं। तो और इसको आपको कन्वर्ट भी करना है। आज का आपका मेन होमवर्क यही है कि जितने डेरिवेटिव में फार्मूले पढ़े हैं, वो चाहे इनवर्स में हो चाहे जहाँ हो, जैसे आपने एक ऐसा भी पढ़ा होगा कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़े थे? सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़े थे? बताइए। सेक एक्स tan एक्स, तो यही पढ़े थे। तो सेक एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या सेक एक्स का होगा? सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो है नहीं, हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे? सेक एक्स tan एक्स का। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? सेक एक्स tan एक्स का dx। तो डायरेक्ट आ जाएगा क्या? सेक एक्स प्लस सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हैं? तो इस तरीके से और भी बहुत सारे जितने भी आपने इंटीग्रेट डेरिवेटिव में पढ़े डेरिवेटिव वो सब आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है प्रोसेस? है, ये याद करना पड़ेगा। ये सभी चीजें क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। आप बिना उसके जैसे आपने डेरिवेटिव में फार्मूले से किया है, बिल्कुल यही सारी चीजें यहाँ करनी है आपको। ठीक है, तो अभी कुछ एक आध और आपको मैं फार्मूला दिखाता हूँ जिससे आप थोड़ा सा घर से ये कनेक्ट कर सकें। तो जैसे आप साइन इनवर्स एक्स का बताइए क्या होता है? d1 dx साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है? 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो अब जरा इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। क्या आएगा आंसर? साइन इनवर्स एक्स। कनेक्ट कर पा रहे हो आप? कैसे करना है? याद कर पाओगे ना इस चीज को? आपको ध्यान दीजिए कि जो डेरिवेटिव का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन होगा। नहीं समझे? जो डेरिवेटिव का रिजल्ट है उसका क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है ना? बाकी स्पेशल पार्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे के कैलकुलेशन में। हम लोग कई टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके मेथड्स पढ़ेंगे कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो उस समय हम आपको वो चीज बताएंगे। जैसे आपने अभी यहाँ लिखा था सेक एक्स, अब सेक एक्स का डायरेक्ट तो नहीं इंटीग्रेशन है जनरल फॉर्म, लेकिन उसको निकाला कैसे जाएगा? मान लो कहीं आ गया, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे कंटिन्यू। तो अभी आपको मेन क्या है कि फार्मूला, पहली एक्सरसाइज का सॉल्व करनी है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मेन चीज सबसे ज्यादा आपको यही ध्यान देना है कि फार्मूला याद करना है। अच्छा, अब एक चीज हो, e की पावर x का इंटीग्रल डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। तो कंफर्म है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी तो e की पावर x प्लस सी ही आएगा। हाँ, dx यहाँ होगा, ये आएगा नहीं आएगा? अच्छा चलो ठीक है। log x का क्या होता है डेरिवेटिव? 1/x। ये होता है 1/x। तो अब मामला यहाँ ये है कि अब जब हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे ना, किसका करेंगे? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इन फ्यूचर क्या log x का इंटीग्रेशन नहीं होगा? इन फ्यूचर क्या log x का इंटीग्रेशन नहीं होगा? होगा। ठीक है ना? लेकिन इसका हम आगे बताएंगे कैसे होगा। अभी आपको सिर्फ जनरल जो डेरिवेटिव का पार्टिकुलर केस है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी इसको हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे, हाउ कैन यू फाइंड दिस टाइप रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना? वहाँ पे log x प्लस c होगा। हाँ, सी तो रहेगा सब में। सी ये आप समझो कि जितना इंडिफिनिट पढ़ रहे हो सब में सी रहेगा। ये एक अब क्यों है वो तो मैंने आपको शुरू में वहाँ दिखाया कैसे, क्यों ऐसा लिख रहे हैं सी, हम वो आपको बता चुके हैं। तो सी कभी कभी नहीं भी लिखते हैं लोग,
तो वो अंडरस्टूड होता है कि आप डिफिनिट पढ़ रहे हो तो सी होना ही चाहिए, Yes. ठीक है। Yes. अगर आप डिफिनिट पढ़ रहे हो तो सी तो लिखना चाहिए आपको जनरल केस में, ठीक है। Yes. ऐसे ही आपने पढ़ा है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, क्या पढ़े हो, एक पावर x का क्या पढ़े हो, एक पावर x log ए की पावर एक्स लॉग एक्स, पढ़े हो नहीं पढ़े हो। Yes, log. तो अब जरा ये बताओ कि यहाँ से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें और किसका इंटीग्रेशन, यहाँ से अगर इंटीग्रेशन निकालें तो ये चीजें थोड़ा समझो, हम इसको कुछ करने जा रहे हैं, हम इसके log x से इसको डिवाइड कर रहे हैं log a से, ठीक है ना। अब अगर इसको डिवाइड करो तो यहाँ से इंटीग्रेशन जो आएगा वो इंटीग्रेशन का पार्ट जो होगा वो ये होगा a की पावर x अपॉन log a, क्या होगा a की पावर x इंटू log a, ये log a है ना Yes, ये। log. तो ये आपका जो आएगा वो आपका रिजल्ट होगा डी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू आएगी ए की पावर एक पावर x. ठीक है, ये आपका आएगा। इसको नहीं समझे, अभी इसे log a था, हम log a को हटा दें, यहाँ से क्या करें, ये log a हटा दें तो a की पावर x अपॉन log a ही तो है ए एक्स के इक्वल हाँ है। हाँ तो ये डेरिवेटिव का ये रूप है, ठीक है। इसका रिजल्ट इस फॉर्म में जब कहीं आपको रिजल्ट दिखेगा तो उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, ए की पावर x, ठीक है ना, yes और प्लस सी, plus सॉरी ये मतलब ए की पावर x का है, इंटीग्रेशन जो है ये तो इसका है, तो ए की पावर x का जब इंटीग्रेशन निकालोगे तब की, जैसे यहाँ से इंटीग्रेशन तो यही निकालोगे ना yes भाई, जो डेरिवेटिव का रिजल्ट आता है उसी को इंटीग्रेशन निकलता है। yes sir तो जब आपने इंटीग्रेशन आप ए की पावर x log a लिखा तो log a यहाँ कांस्टेंट है, इसको हटा के इधर कर दो ना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a की पावर x अपॉन log a, ये आएगा प्लस सी, ठीक है। कैसे हुआ ये समझ में आया भाई, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये log a कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन आप ऐसे लिखा जाएगा ना, इंटीग्रेशन आप dx। अब इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं इधर, तो यही चीज ये डिवाइड करके लिखा है रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ जैसे पहला फार्मूला लिखा था वो भी, तो कुछ फार्मूले ऐसे लिखे हैं थोड़ा सा चेंज करके लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जितने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले थे लॉग के नीचे आप समझिए कि 10-12 फार्मूले, 15 लगभग 15-16 फार्मूले हैं आपकी बुक में, वो आपको इसी तरीके से एंटी डेरिवेटिव में याद होने चाहिए, और उसको 1-2 बार थोड़ा मेमोराइज करो, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल लगाओ तो अपने आप ही वो क्या होगा, याद हो जाएगा। जैसे उसके डेरिवेटिव के फार्मूले सारे याद हैं वैसे वो भी याद हो जाएगा। तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे अगर आप देखो तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हमेशा ध्यान दो कि अगर जैसे पहली प्रॉपर्टीज आप देख लो कि किसी भी डेरिवेटिव का या x का इंटीग्रेशन करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो रिजल्ट क्या आएगा, fx ही तो आएगा, है आएगा नहीं आएगा। डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होगा, फंक्शन होगा, क्या समझे, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो वो फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अब जैसे ये क्या है, मान लो कोई डेरिवेटिव है जो सेम फैमिली का है, सेम फैमिली का मतलब ऐसे समझो तुम, जैसे मैं लिख रहा हूं कि y इक्वल टू या fx इक्वल टू, ऐसे लिख रहा हूं fx इक्वल टू, सेम फैमिली का ये भी एक पॉइंट है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दू, एक्स स्क्वायर, चाहे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, चाहे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दो, है ऐसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दो। तो ध्यान दो कि ये सभी जो फंक्शन है ये सभी सेम फैमिली के हैं कि नहीं है, है सेम फैमिली के हैं कि नहीं है। इनका ग्राफ सीधा सा क्या आएगा, सबका ग्राफ चेंज हो जाएगा। जैसे y fx लोगे तो ये ग्राफ सीधा पैराबोला बनेगा 0 से, ओरिजिन से, फिर अगला जो होगा 1 से ऊपर जाएगा, फिर अगला क्या होगा थोड़ा सा अलग अलग से। तो ये सभी क्या हैं, अगर आप इनको देखें तो सभी एक ही फैमिली तो है,
और सबका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सबका डेरिवेटिव सेम होगा। सबका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे इसका डेरिवेटिव निकालो तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 2x, 2x इसका डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स क्या आएगा 2x, 2x इसका डेरिवेटिव निकालो सबका क्या आएगा 2x आएगा कि नहीं आएगा। Yes. तो ये सभी जो होते हैं इस तरीके की जितने भी सेम फैमिली के फंक्शन होंगे, वो चाहे f1 हो, f2 हो, f3 हो, f4 हो, सबका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम होगा। Same. ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट फैमिली मेंबर्स फंक्शंस आर सेम। Same. ठीक, तो ये पॉइंट समझ पा रहे हैं Yes. कि इसको नोट करेंगे, Yes, sir. No, sir. हैं? No, sir. नोट करेंगे तो लिख लो टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स with the same derivative lead to the same family of curve and so they are equivalent, Yeah. they are equivalent मतलब उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। Same. ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है कि अगर दो फंक्शन को ऐड किया जा रहा है, दो फंक्शन को क्या किया जा रहा है, Add किया जा रहा है. ऐड किया जा रहा है, तो आप समझिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि इसको अगर आपको लिखा हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये आपको दिया गया है dx, ऐसे दिया है। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, अलग अलग इसके इंटीग्रेशन पार्ट को हम डिनोट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई। आगे एक चीज और है कि जैसे ये है पहले, अगला जो पॉइंट है वो है कि अगर मान लो कहीं आपको कोई फंक्शन स्केलर एफ एक्स के से मल्टीप्लाई करके डी एक्स लिखा है, के क्या है, एनी स्केलर, क्या है, एनी स्केलर है, यानी कि के इज अ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट क्या कह सकते हो, एनी कांस्टेंट कह सकते हो। ठीक है ना, के इज अ एनी कांस्टेंट। ठीक है ना, ये चीज समझ रहे हैं। Yes. तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आप डायरेक्ट के को बाहर कर दो और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स ले लो। ठीक है, यानी कि आप समझो कांस्टेंट टर्म को हम पूरा बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर की चीजों को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक, Yes. तो ये कुछ जनरल बातें थी। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। और एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज जो है, अगर आप देखें तो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है क्या चीज़, उस पर आ जाते हैं। तो पहले एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो लिखा हुआ है 7.1, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, देखो, फाइंड द डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इन्फेक्शन। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव ही निकालना है शायद दोनों का, हाँ सभी का एंटी डेरिवेटिव है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे लिखा है इसका ये चीज क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 2x। ठीक है ना। अभी जैसे देखिए, अभी हम यहाँ फार्मूला नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज करेंगे, थोड़ा सा अभी यहाँ डायरेक्ट फार्मूला इसमें नहीं यूज कर पाओगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, अभी इसको आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि पहले आप इसका डेरिवेटिव कर लो, पहले क्या कर लो, डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स, अगर इसकी बात करो तो डी बाई डी एक्स आप साइन 2x का क्या होता है, डायरेक्ट आंसर बताओ, 2 cos 2x ये। ठीक है ना। तो ध्यान दो कि हम इसको क्या करें,
इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। एंटी डेरिवेटिव चाहिए ना, Yes. तो यहाँ से एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करें, इस चीज 2 को डिवाइड कर दें, Yes. 2 को इधर डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 1/2 dy dx sin 2x, 2x. ये तो आएगा Yes. इक्वल टू cos 2x. 2x, ये तो आया Yes, sir. है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम अब एंटी डेरिवेटिव निकालें, क्या निकालें, Anti-derivative. एंटी डेरिवेटिव किसका, sin 2x का, तो क्या आएगा, ये चीज सोचो कि हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो एंटी डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिखेंगे एंटी या इंटीग्रल जो भी लिखना चाहो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल टू 1/2 cos 2x, ठीक है ना, क्या आएगा 1/2 cos 2x, ये आपका एंटी डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पहले अभी ये डायरेक्ट फार्मूले से नहीं कर रहा हूँ, बाकी इसका एक दूसरा मेथड अभी हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्टली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, इसका क्या करते हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। तो लेकिन अभी यहाँ पर इस चीज़ को हम थोड़ा सा नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है। Yes, sir. तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसका है sin 2x का, तो देखिए इसको इंस्ट्रक्शन मेथड में क्या है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, जैसे इंस्ट्रक्शन मेथड क्या है, जैसे एक जनरल फार्मूले से करोगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन मेथड जो होगा, जैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन है sin 2x, तो जो आपका इंस्ट्रक्शन मेथड जो है, ठीक है, ये बाई इंस्ट्रक्शन मेथड से करना है एक्चुअली, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन मेथड का मतलब है कि इसको आप ढूंढ के लाइए, इसको क्या करिए, ढूंढ के लाइए कि कहाँ से होगा ये, ठीक है। तो ढूंढ के लाने का मतलब है कि आप ये सोचो कि ये sin 2x किसके डेरिवेटिव में मिलता है, sin 2x कहाँ मिलेगा, कोई ऐसा होगा जिसका sin 2x डेरिवेटिव होगा, तो किसका डेरिवेटिव है sin 2x। अच्छा, वैसे sin x किसका डेरिवेटिव होता है, cos x का। जैसे आप ये जानते हैं सिंस वी नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ cos x इक्वल टू क्या होता है, माइनस sin x। तो यहीं पर अगर हम इम्प्लाइज करें कि dy dx cos 2x, अगर इसका डेरिवेटिव निकाले तो ये क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/2 sin 2x, क्यों होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दो कि इस 2x की वैल्यू हमें यहाँ 2x मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर दूं, यानी इस बात को यहाँ से हम डिवाइड कर लें, तो क्या आएगा, इस पूरी बात को इधर कर दें, तो sin 2x का डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा, टू से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 टाइम होगा ना, माइनस में क्या होगा, -2 टाइम होगा। तो अब -2 से यहाँ डिवाइड कर दूँ, है तो dy/dx माइनस 1/2 cos 2x इक्वल टू sin 2x, आएगा नहीं आएगा, ये चीज कैसे है समझ में आया, 2 से डिवाइड कर देंगे भाई cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 sin 2x। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, sin 2x की, तो sin 2x यहाँ से निकालने के लिए -2 से डिवाइड कर ले रहा हूँ। अब आया, अब ध्यान दो, अभी एंटी डेरिवेटिव मैंने पढ़ाया, ये इसी का तो ये उल्टा पार्ट डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव। यानी कि अब आप ये कह सकते हो कि सर एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, यस
इक्वल टू यही तो पूरा रिजल्ट आएगा, Yes, sir. -1/2 cos 2x 2x। ये हुआ कि नहीं हुआ? yes sir हाँ, yes sir ये चीज समझ में आई कि नहीं? yes sir तो ये अभी आपको सिर्फ एक तरीका बताया जा रहा है, बाकी तो इसको निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है। इसको निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पर इधर दिख रहा है, yes sir यहाँ दिख रहा है। तो जैसे अगर मान लो आपका है कि ये क्या है, sin 2x ये है, तो समझने वाली बात है। अभी मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे अगर 2x को यहाँ क्या मान लो, कोई वेरिएबल मान लो t है, yes sir तो 2 ये dx है, यहाँ क्या है dx है, तो 2x का क्या होगा dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू क्या आएगा 1/2 dt। होगा कि नहीं होगा? अब इस पूरे फंक्शन को बदल दो, इस पूरे फंक्शन को क्या कर दो, बदल दो, तो सिंगल सा आ गया साइन और 2x की जगह पर t और dx की जगह पर हाफ dt। होगा कि नहीं होगा? yes हाँ? तो 1/2 बाहर कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt आ जाएगा कि नहीं? और साइन t का एक डेरिवेटिव जानते हो, इंटीग्रेशन साइन t का इंटीग्रेशन तो पता है ना तुम्हें? Yes, sir. क्या होता है? cost माइनस कॉस yes sir 1/2 माइनस कॉस t, यही आएगा प्लस c। अब यहाँ से -1/2 t की वैल्यू रख दो, तो cos 2x प्लस c ये हुआ। तो ये तो एक जनरल सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस होगा। ये क्या होगा? जनरल सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस। तो ये जो आपने रिमेंबर किया, इंस्पेक्शन किया कि वो वैल्यू कहाँ से आई है, उससे आप इस चीज को डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूट करके। तो ये मेथड भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसको इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूशन से, इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे कंटिन्यू, ठीक है? तो ये है, तो पहली एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं, ठीक है ना? और जो फार्मूले बताए गए हैं उसी पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि डायरेक्ट अगर निकालो, तो जैसे आपका है इंटीग्रेशन, आप ये नोट कर लियो है, तो ये नोट कर लो। तो ये आपका हो गया है। तो अब आप जो है एक्सरसाइज 7.1 के और जो क्वेश्चंस है उस पर वर्क करो, ठीक है? क्वेश्चंस में कितने हैं? 22 क्वेश्चन। कितने हैं? 22 हैं। जो भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसके एग्जाम्पल को समझो, उसको करो। बाकी जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे या जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम आपको कल बाकी क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा, ठीक है? तो जैसे जिसमें डायरेक्ट लिखा है फाइंड द इंटीग्रल, तो वो तो डायरेक्ट मेथड से कर देना, डायरेक्ट फार्मूले से लगा देना, जो भी कर पाना। और नहीं तो आपको मैंने ये सब्स्टिट्यूशन जो बताया है इससे कर लोगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा इंस्पेक्शन करने से। तो इंस्पेक्शन में हमें लगता है 3 ही क्वेश्चन है, 4 ही, उसके बाद में नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट फाइंड करना है। तो फाइंड करने में जो मेथड मैंने ये बताया उस तरीके से कर लो। एक्सेप्शन में लिखा रहेगा सर कि बाई हाँ, बाई यूजिंग इंफ्लेक्शन मेथड, अगर ये लिखा रहेगा तो आपको उसको सोचना पड़ेगा कहाँ से आएगा, ठीक है? इसमें है अभी आपको पास 3x का है, e⁻2x है, ax प्लस b का होल स्क्वायर है, मतलब 4 क्वेश्चन ये ही है फिलहाल, बाकी और भी हैं। तो इंटीग्रेशन एक तरफ से लगाइए, बाकी और भी साइड बुक के जो क्वेश्चन हैं उसको भी देखेंगे हम। तो इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल में अच्छी क्वेश्चन हम कुछ ले लो, तो चलो लगा के आओ, ठीक है? तो